Hello dear students, most welcome on your own channel Legana Online Study. Here we study about 11th and 12th, the empire of physics and physical world. So students, in this lecture we study about our missing derivations of 11th second chapter basic mathematical concept and mathematical tools like differentiation, integration, logarithm. So जो चैप्टर हम मिसिंग कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर और वज्र गुणा के अंदर सदिश गुणा वज्र गुणा होता है। तो वज्र गुणा के अंदर तो एक हमारा लास्ट हेडिंग पॉइंट बचा हुआ है जिसके बारे में बात करेंगे, यानी कि दो सदिशों उनके घटकों के रूप में या फिर उनके कार्तीय तल के रूप में अगर उनका मल्टीप्लिकेशन हो। कार्तीय तल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो माना कि जो कार्तीय तल होते हैं वो एक ए सदिश और वो बी सदिश, ये दो वेक्टर्स होते हैं। इन वेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हमें लेना है तो हमारे पास में ये जो तीनों वेक्टर्स अवेलेबल हैं, इन तीनों वेक्टर्स के अकॉर्डिंग इनकी डायरेक्शंस को शो करने वाले जो इकाई वेक्टर्स है, इकाई सदिश है, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है बच्चों, ये पोजीशन इसका बी वेक्टर्स के अंतर्गत है, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो यहां पर हो जाएगा ये बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। फिर इनका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि कहलाएगा कि दो सदिशों में उनके घटकों के रूप में कार्तीय तलों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं, बात करते हैं उसके बारे में कि किस प्रकार से उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। बच्चों अब जो हमारा हेडिंग पॉइंट है, दो सदिशों का उनके घटकों के रूप में कार्तीय तल में गुणनफल, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हमें इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो मल्टीप्लिकेशन को जैसे कि मैंने बताया था पहले, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग और जो इकाई सदिश है उनके मतलब अकॉर्डिंग इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले दोनों कंपोनेंट को, दोनों सदिशों को इनके घटकों के रूप में बांट लिया। जैसे कि ए सदिश को बांट लिया मैंने ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के एंड बी को बांट लिया बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, देन फिर इसका जो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद में मैंने इसको एक सुव्यवस्थित तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है वो स्टेब्लिश कर दिया। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म स्टेब्लिश करने के बाद में देखिए जो समान सदिश होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आई केप क्रॉस आई केप इजिकल टू जे केप क्रॉस जे केप इजिकल टू के केप क्रॉस के केप। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो हो जाएगा 0, जो कि मैंने एक हेडिंग लाइन, ब्लू हेडिंग लाइन के अकॉर्डिंग मैंने मार्कर द्वारा हेडिंग लाइन लिख दी है, प्रिंट कर दी है। तो वो चीज आप देख लो कि ये जो चीज है वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर शेष में जो मतलब चीजें बन रही है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि अलग अलग जो हमारी इकाई सदिश है, जैसे कि इकाई सदिश आई केप का जे केप के अकॉर्डिंग, जे केप का के केप अकॉर्डिंग और के केप का आई केप अकॉर्डिंग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो तो वो जो शेष राशि बची हुई है, तो मैंने एक थ्योरम स्टेब्लिश की थी, पहले बताई थी आप लोगों को कि अगर मल्टीप्लिकेशन इकाई सदिशों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लॉकवाइज फॉर्म के अंदर हो, क्लॉकवाइज के अंदर हो। क्लॉकवाइज किस प्रकार से, इस घड़ी की जो ये दिशा है इसके मतलब कि इस कंडीशन के अंदर हो, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है जैसे कि ये आई केप क्रॉस जे केप, देन फिर ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो देखिए ये एक कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इस कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं ये आई केप के केप और जे केप। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म किस प्रकार से कहलाती है कि जैसे कि ये आई केप और जे केप हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये तो हो गया हमारे क्लॉकवाइज सिस्टम और ये हो गया आउटवर्ड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये तो हो जाएगी के की वैल्यू पॉजिटिव। देन पे अगर नेगेटिव लेनी है, नेगेटिव लेने हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेने के लिए देखिए नेगेटिव बोले तो सीधा आप लोगों को ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज फॉर्म है, यानी कि अगर क्लॉकवाइज फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन होगा तब तो साइन आ जाएगा नेगेटिव का, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में होगा तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। देखिए किस प्रकार से कि माना कि ये आई केप जे केप और के केप की फॉर्म है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं
मल्टीप्लीकेशन करूं आई कैप क्रॉस जे कैप का, आई कैप क्रॉस जे कैप का मल्टीप्लीकेशन करना, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी के कैप। देन फिर यही मल्टीप्लीकेशन अगर मैं क्लॉकवाइज फॉर्म के अंदर करूं, ये तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म के अंदर, और अगर मैं क्लॉकवाइज फॉर्म के अंदर करूं जैसे कि आई कैप क्रॉस के कैप, तो इसमें जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जे कैप। तो ये बस सिंपल चीज, एक तो ये कि समान सदिशों इकाई सदिशों का क्रॉस गुणा करने पर हमें शून्य वैल्यू प्राप्त होती है। समान इकाई सदिशों का गुणा करने पर हमें शून्य वैल्यू प्राप्त होती है, शून्य मान प्राप्त होता है। और अगर हम क्लॉकवाइज फॉर्म के अंदर इकाई सदिशों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म के अंदर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इकाई सदिशों का तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, अगले वाली जो वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ओके बच्चों, तो जैसा कि मैंने ये एक सिंपली सोल्ड मल्टीप्लिकेशन वो एस्टेब्लिश किए यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन एस्टेब्लिश करने के बाद में हमने जो मैंने बताया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज फॉर्म अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग आई कैप और जे कैप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में के हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई है, और ए एक्स बी जेड में आई कैप क्रॉस के कैप के मल्टीप्लिकेशन में अगर ये क्लॉकवाइज है तो माइनस जे के वैल्यू हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हुई है। कंप्लीट का सॉल्विंग करने के बाद में ये हमारे पास वैल्यू है वो मिलकर प्राप्त हुई है। देखिए बच्चों, ये वैल्यू इस प्रकार से कि इनमें से जैसे कि आई कैप और माइनस आई कैप दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म के अंदर हमें रखना है यहाँ पर चीजें कि यहाँ पर आई कैप जो मैंने यहाँ पर कॉमन लिए है, तो एक तो आई कैप हो जाएगा ये जो कि पॉजिटिव साइन के अंदर है, इसके अंदर से ये सब्सटेंस हो जाएगा, इनसे ये बाकी निकल जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद में ये आई कैप तो बाहर आ गया, और साइन के अकॉर्डिंग इनको एस्टेब्लिश करने पर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई को यहाँ पर मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। देन फिर ये प्रोसेस जेके में केके में, क्योंकि हमारे पास में इसके कंप्लीट सोल्विंग के अंतर्गत दोनों जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की जो सिंप्लीफिकेशन हमारे पास में है वो दोनों साइन के अंदर है, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर होने के बाद में हमने कॉलम ले लिया फैक्टर को, और कॉमन फैक्टर लेने के बाद में मैंने सारणी के अकॉर्डिंग इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। इस मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत आप लोग जैसे कि एक चीज को सीधे रख सकते हो, देन फिर जो ये वैल्यूज है इनको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, जो कि आपने मैथ्स के अंतर्गत अच्छे तरीके से इनको पढ़ा है, समझा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे पास में लास्ट रीडिंग पॉइंट है वज्र गुणा के रूप में। अब हम बात करेंगे हमारे पास में डिफरेंशिएशन होते हैं जो अवकलन रूप और समाकलन रूप होते हैं, लोगरिथम जो हमारे पास भेटेंगे उसके बारे में। तो आइए बच्चों बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। बच्चों अवकलन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार आप जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और इसके कुछ जैसे कि टेंजेंट के रूप में, और इसकी जो थ्योरम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से कि अवकलन का मतलब होता है किसी एक राशि में परिवर्तन होने से दूसरी राशि में भी परिवर्तन होना, यानी कि अगर एक राशि में चेंज होगा तो श्योर है, एब्सोल्यूट है कि वो मतलब चेंज है दूसरी राशि में भी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे कि मेरे पास में y इजिकल टू एफ एक्स से एक फैक्टर है, उस फैक्टर के अकॉर्डिंग एफ एक्स तो होगी हमारी निर्भर राशि, डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट? y पे डिपेंडेंट। इस कहने का मतलब ये है कि अगर y में चेंजिंग होगा तो x में भी चेंजिंग होगा। समझ रहे बात को? आगे इनके जो फॉर्मूलाज है, किस प्रकार से इनका परिवर्तन होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, उनके बारे में आप लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करें कि अवकलन रूप। अवकलन रूप हो गए यहाँ पर dy बाई डी एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स एंड डेल वाई बाई डी एक्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो dy बाई डी एक्स और ये जो फॉर्म है, कंप्लीट का मीनिंग होता है कि चाहे एरिया के अकॉर्डिंग या फिर अगर हम बात करें कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग काउंट करना किसी चीज को। देखिए मैं एक आप लोगों को डिस्टेंस इक्वल लेंथ के रूप में ए और बी दो, इस डिस्टेंस के बीच में अगर मुझे कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है
तो कंप्लीट की डिस्टेंस फाउंड आउट करने के लिए हम लोग जो माना कि ये जो डिस्टेंस है वो हो गई r, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर मैंने कोई रेस्पेक्ट के रूप में माना कि जैसे कि पहले हमने बात की, आगे हम बात करेंगे जैसे चार्ज के रूप में बात करेंगे, या फिर 12th के अंदर के चार्ज के जो बिंदु आवेश के रूप में एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन अकॉर्डिंग समझेंगे कि यहां पर मतलब फोर्स काउंट करना होता है हमें। फोर्स काउंट करने के लिए एक डिस्टेंस दी हुई होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, तो वो जो डिस्टेंस होती है वो यहां पर तो अगर हम बात करें कि ये तो गई r, तो फिर कंप्लीट की हो जाएगी बिग r। कंप्लीट की क्या हम एक साथ में ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक छोटी सी डिस्टेंस को हमें मेजर करना होता है। मेजर करने के लिए अगर हम छोटी सी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे तो कंप्लीट डिस्टेंस को हम लोग काउंट कर लेंगे फिर, ठीक है बच्चों। कि इसके अंदर कंप्लीट के अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लगता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्टेंस को माप सकते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि जो डिस्टेंस है यहां पर आई हुई, ये जो डिस्टेंस यहां पर आई हुई है तो कंप्लीट में ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये जो डिस्टेंस होगी, छोटी सी जो दूरी होगी वो दूरी को कहलाएगी dr। तो यहां पर जो मतलब है कि dy/dx, अगर कोई भी जैसे कि इसके न्यूमेरिकल बन रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन होगा आगे वो एक कंप्लीट चैप्टर के लिए होगा, कंप्लीट जो फिक्स स्टेब्लिश फिनोमिना है उसके लिए होगा। उस फिनोमिना में कंप्लीट को ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक छोटी सी राशि के रूप में हमें ज्ञात करना होता है, जिसे dy/dx या फिर अवकलन रूप हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करते हैं जैसे कि ये है कि थ्योरम दी गई है जिसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीमांत स्थिति में रहेगा PQ एक सरल रेखा होती है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझाना आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले मैं एक डेरिवेशन आप लोग डायग्राम में उस प्रकार से बनाता हूं कि हमारे पास माना कि डायग्राम हो गया एक तो x और y के अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल, देन ये डायमेंशन एक फॉर्म और हो गया x और y के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। अब देखिए इन दोनों के अंदर हमें थोड़ा वो चेंजिंग करना, वो चेंजिंग इस प्रकार से होगा कि माना कि मूल बिंदु से अगर मैं एक लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में खींचूं, तो यहां पर जो y एक्स के अकॉर्डिंग और x एक्स के अकॉर्डिंग इस लाइन पर जो वैल्यूज होगी हमारे पास में, जो स्थिति सदिश यहां पर बनेगा, तो स्थिति सदिश का जो सिस्टम होगा वो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करें तो वो चेंजिंग नहीं होगा। समझ रहे बात को कि यहां पर अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वैल्यू जो वो चेंजिंग नहीं होगी, या फिर हम इस पॉइंट पे बात करें तो भी वैल्यू जो वो चेंजिंग नहीं होगी, समान वैल्यूज रहेगी। देन पे अगर मैं बात करूं कि इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो यहां पर देखिए कि इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और फिर वापस इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट, ये जो 4-5 पॉइंट मैंने दिए गए हैं, इन 4-5 पॉइंट पर अगर y और x के हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यूज क्या होगी, अलग अलग होगी। फर्स्ट फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें तो वैल्यूज है वो 0 के बराबर हो जाएगी मूल बिंदु के सापेक्ष। फिर देन थोड़ी देर में ये वैल्यूज मैक्सिमा के रूप में फाइंड आउट होकर हमारे पास में निकलेगी, और यहां पर हम फिर वापस जीरो एक्सिस के अकॉर्डिंग या फिर मूल बिंदु के सापेक्ष हो जाएगी। तो वैल्यूज है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है बच्चों। यहां पर जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक स्थिर अवस्था के रूप में हमारे पास निकल कर आई है, जो कि किसी भी बिंदु पर एक सरल रेखा के रूप में किसी भी बिंदु पर ये वैल्यूज वो चेंजिंग नहीं होती है, यहां पर वैल्यूज है वो चेंजिंग हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये जो परिवर्तन है वही परिवर्तन अवकलन के रूप में हमारे पास में निकल कर आता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक फिक्स जो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू लेसन्स ये जो बताया गया है कि ढाल को और इसमें जो एंगल हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है
कि अधिक कोण और न्यून कोण के अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यूज किस प्रकार से पॉजिटिव होती है और किस प्रकार से ढाल है वो नेगेटिव होती है। तो उसके बारे में आप लोगों को बता दो कि माना कि मेरे पास में जैसे कि कोई एक डायग्राम बने है इस प्रकार से, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, देन फिर ओरिजिन पॉइंट। ये हो गया थीटा एंगल। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये एक डायग्राम है, वह स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन के रूप में हमें स्टेब्लिश करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन के रूप में स्टेब्लिश करने के बाद में यहां पर देखिए बच्चों एक दो फॉर्म के रूप में हमारे पास में वैल्यूज निकल कर आई है, या फिर हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग और x एक्सिस के अकॉर्डिंग यहां पर ये पॉइंट हमें फाइंड आउट हुआ है, जो इनका दोनों एक्सिस है वो मिल रहे हैं लाइनिंग, ये यहाँ पर पी के रूप में हमारे पास में एंगल के रूप में ये जो चीज बन रही है यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चेंजेस हुआ है इसके अंदर, यानी कि डेल एक्स और डेल वाई, ये परिवर्तन यहाँ पर मैंने प्रदर्शित कर दिया है यहाँ पर। तो अब परिवर्तन प्रदर्शित करने के बाद में स्ट्रेट लाइन के फॉरवर्ड के रूप में मैंने एक टेंजेंट को यहाँ पर स्टेब्लिश किया, एक टेंजेंट के रूप में स्टेब्लिश किया। जो इस टेंजेंट को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन है वो काउंट कर सकते हैं। और पी क्यू आर मैंने एक छोटा त्रिभुज है वो यहाँ पर बनाया है, यानी कि एक एंगल है वो बनाया है, क्योंकि एंगल यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंगल और यहाँ पर है, दोनों ये एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये जो चीजें निकल गई है कि सीमांत स्थिति में रेखा पी क्यू एक सरल रेखा है। पी क्यू जो टेंजेंट बन रही है हमारे पास में, इस टेंजेंट को हम लोग एक सरल रेखा मान लेंगे। सरल रेखा मान लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ढाल कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। देन फिर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहां पर अगर हम लिमिट की बात करें डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये छोटा सा परिवर्तन जो है इस परिवर्तन के रूप में अगर हम यहाँ मेजर पॉइंट स्टार्ट करें यहां से, कि अगर ओरिजिन से यहाँ स्टार्ट करें इस सीमांत परिवर्तन को, सीमांत परिवर्तन को स्टार्ट करने पर जो हमारे पास में अवकलन निकल जाता है वो होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, सापेक्ष डेल वाई बाई डेल एक्स के सापेक्ष हमारे पास में परिवर्तन निकल जाता है वो होता है dy बाई डी एक्स। देन फिर जो हमारे पास में डेल वाई और डेल एक्स है वो क्या है, स्थितियों में परिवर्तन है। ये देखिए यहाँ पर एक्स एक्स के अकॉर्डिंग और वाई एक्स के अकॉर्डिंग तो हमारे पास में परिवर्तन हुआ है वो हो जाएगा डेल एक्स और डेल वाई, जो कि स्थितियों में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, और इसके जो नोट पॉइंट है वो इस प्रकार से कि यदि एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है तो हमारे पास में ढाल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर 90 डिग्री से अधिक है तो हमारे पास में ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ढाल है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। देन फिर जो इसका सोल्विंग प्रोसेस है वो न्यूमेरिकल के रूप में आप लोगों के एक सीट के रूप में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में कि फॉर्मूले किस प्रकार से होते हैं किस प्रकार से नहीं होते हैं उनके बारे में। तो देखिए बच्चों अब जो आप लोग बोर्ड पे अवकलन के कुछ फॉर्मूले है वो देख पा रहे हो बच्चों, ये फॉर्मूले मतलब कि आप लोगों के लिए जो डेरिवेशंस के सिंपल से रूल ऑफ हैं उस रूल ऑफ के लिए काम में आएंगे। तो मेजरली आप लोग ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के, फिर आप लोगों के चेन रूल के, देन फिर आप लोगों के पोलिनोमियल जो फॉर्म आएंगे डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इजकल टू एन एक्स एन माइनस वन का जो फॉर्मूला है आप लोगों के सेट फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग पोलिनोमियल के जितने भी बहुपदों के जितने भी जो क्वेश्चंस आएंगे डेरिवेशन सोल्व करने के लिए
डेरिवेटिव सोल्व करने के लिए, तो ये फॉर्मूला आप लोग काम ले सकते हो। देन फिर लॉगरिथम के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उनके बारे में। कांस्टेंट का जो हमेशा अवकलन होता है वो अवकलन जीरो होता है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखें। और अगर कोई अवकलन जैसे कि कांस्टेंट राशि अगर किसी फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर हो, तो उस मल्टीप्लिकेशन का जो हमारे सेकंड फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे चीज़ों को सोल्व करेंगे। और ये जो प्रोसेस आप लोगों के मैंने यहाँ पर बताया है व्हाइट बोर्ड पे, तो ये फॉर्मूले आप लोग मेजरली ध्यान में रखें और इनको याद रखें, ताकि आप लोगों के न्यूमेरिकल जो सोल्व सिस्टम है उस न्यूमेरिकल सोल्व सिस्टम के अंतर्गत ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सेकंड जो हमारा अगला वाला पॉइंट है समाकलन के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं कि समाकलन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है उस फॉर्म में। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं समाकलन के बारे में। बच्चों अब इस अगला जो हमारा हेडिंग पॉइंट है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन कैलकुलस के बारे में। तो इंटीग्रेशन कैलकुलस होता है वो डायरेक्टली अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन की, यानी कि अवकलन के विपरीत प्रक्रिया होती है समाकलन की। तो आप इसे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि माना कि मेरे पास में 2 डायमेंशन डायग्राम है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने एक फॉर्म बनाई हुई है। उस फॉर्म के अंदर कुछ लिमिट्स दी हुई है, मैंने लिमिट यहाँ पर रिप्रेजेंट की है x1 और x2 के बीच में। इस x2 और x1 के बीच में जो लिमिट रिप्रेजेंट की हुई है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि माना कि मैंने एक ये छोटा सा स्मॉल सा एक एरिया है वो काउंट किया। यहाँ पर मैं कंप्लीट का ज्ञात नहीं कर सकता, इसलिए मैंने स्मॉल का काउंट किया है, ताकि ये जो लिमिट लगाकर मैं अगर इसका एरिया वो फाइंड आउट करना चाहूं तो अब इसे आप इस प्रकार समझ सकते हो कि इस जो ये क्षेत्रफल है यहाँ पर ये क्षेत्रफल हो गया dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर क्षेत्रफल हो रहे हैं, बन रहे हैं। जैसे कि ये हो गया dx प्लस x1, और इस साइड में हो गया dx प्लस x2, है कि नहीं। तो ये जो कंप्लीट सारे जो क्षेत्रफल बन रहे हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे क्षेत्रफल मिलाकर एक कंप्लीट हमारे पास में इस वेक्टर क्षेत्रफल जो हमारा बन रहा है उस क्षेत्र का निर्माण करेंगे। अनुपस्थित जो कार्य क्षेत्रफल हमारे पास बन रहा है उस क्षेत्रफल का निर्माण करेंगे। तो अब हमें इस फॉर्म को रिप्रेजेंट किस प्रकार से करना है कि माना कि मेरे पास में ये जो हाइट दी हुई है एक किसी ग्राफिकल फॉर्म बनाया हुआ है एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग। उस एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग मेरे पास में ग्राफिकल फॉर्म बनाई हुई है जिसकी जो हाइट है वो हो जाएगी fx, स्मॉल fx। ठीक है बच्चों, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हो जाएगा स्मॉल fx डेल x। ठीक है बच्चों, तो यहां पर यहाँ पर कैपिटल में इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखें, कैपिटल में यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, देन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। यदि डेल एक्स टेंड्स टू 0 हो तो इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों का योग। छोटे छोटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बन रहे हैं, छोटे छोटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो सम एडिंग होगा तो वो एडिंग क्या कहलाया जाएगा, इंटीग्रेशन कहलाया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि समेशन ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स के रूप में। ये हमारे पास में किसी भी फॉर्म का हम लोग तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला स्टेब्लिश कर सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यदि समाकलन निश्चित सीमाओं के अंतर्गत हो। ये देखिए यहाँ पर एक दो सीमाएं दी गई है x1 और x2, इन दोनों सीमाओं के अंतर्गत हमें इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगी x1 x2 और जो हमारे पास में समीशन है वो इस प्रकार से हो जाएगा कि एफ एक्स डी एक्स के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग इस एरिया वेक्टर का, इस एरिया का, इस क्षेत्र अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें लिमिट है वो रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखा दिया है पहले भी कि x1 x इक्वल टू x2 एंड x इक्वल टू x1 के समेशन के रूप में हम लोग यहाँ पर लिमिट के फॉर्म के रूप में इसका इंटीग्रेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन फॉर्मूला का न्यूमेरिकली एक्सपेरिमेंट आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो उसके बारे में।
ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं समाकलन के सूत्रों के बारे में, फॉर्मूलों के बारे में। बच्चों अब जो आप लोग फॉर्मूले देख पा रहे हो समाकलन के सूत्र, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि अगर कोई भी कांस्टेंट राशि और वेरिएबल जो राशि है उनके रूप में किस प्रकार से उनका इंटीग्रेशन होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, उनके बारे में। लॉगरिथम के जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का जो फॉर्मूला है आपके थर्ड फॉर्मूला, तो लॉगरिथम के फॉर्म में आ जाएगा log EBS x प्लस c। यहाँ पर जो c है वो कांस्टेंट जो राशि हमारे पास में निकल के फाइंड आउट होगी, उसका मान हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, देन फिर जो आपके फोर्थ पोलिनोमियल वाला फॉर्मूला है कि 1/s⁻n dx, अगर हमें इस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि x⁻n है तो मतलब कि n+1 कर दें और वही n+1 है वो नीचे की तरफ पुट कर दें, बट n इज नॉट इक्वल टू 1। ये बात आप लोग हमेशा ही ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्योंकि n इज इक्वल टू आप 1 कर दोगे तो 1 और 1 की जो वैल्यूज है वो 2 आ जाएगी, तो 2 के अकॉर्डिंग आप लोग इसका इंटीग्रेशन है वो सॉल्विंग नहीं कर पाओगे। अगर 2 का मेरे मतलब ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिया है, आप लोग कोई भी एक इक्विवेलेंट वैल्यू के रूप में आप समझ सकते हो। अगर इक्विवेलेंट वैल्यू के रूप में अगर आप किसी बात को समझोगे तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, देन स्क्वायर के फॉर्म में ये फॉर्मूला आप लोगों के सटीक नहीं बैठ सकता। ठीक है बच्चों, देन रूट एक्स के बारे में, और यहाँ पर जो हमारे पास में लिमिट के रूप में दिया गया है कि इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू f(x) b और a के बीच में हमें इंटीग्रेशन करना है इसका सॉल्विंग, तो fb माइनस fa हो जाएगा। अपर लिमिट से लोअर लिमिट है वो माइनस हो जाएगी, बाकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके पास में फॉर्मूले दिए गए हैं वो इंटीग्रेशन फॉर्मूले आप लोग ध्यान में रखें। इस कंप्लीट जो फॉर्मूले मैंने बताया आप लोगों को कि न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्विंग के रूप में काम आ सकते हैं, तो बस याद रखें इन चीज़ों को और अच्छे से ध्यान में रखें और अच्छे से याद रखें। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग पॉइंट है कि लॉगरिथम के बारे में, उसके बारे में आइए बात करते हैं। लघुगणक स्टूडेंट्स, इस टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे कि लॉगरिथम के बारे में, लघुगणक के बारे में, किसके अनुप्रयोग किस प्रकार से होते हैं, लॉगरिथम होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि एक फंक्शन है y इजिकल टू ax, जिसको हम लोग लॉगरिथम के अंतर्गत कन्वर्ट कर सकते हैं x इजिकल टू log a बेस y के रूप के अंदर। तो ये जो चेंजिंग हुआ है ये चेंजिंग लॉगरिथम के प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि यहाँ a लघुगणक का आधार है, बेस है। ठीक है, सामान्य इसका जो इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, और लघुगणक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि x इजिकल टू log 10 बेस y, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो a का मान होता है वो 10 होता है। ठीक है बच्चों, लघुगणक के प्रकार, पूर्णांश और अपूर्णांश 2 प्रकार के, मतलब कि लॉगरिथम 2 प्रकार का होता है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है -6, पूर्णांश और अपूर्णांश के रूप में। तो पूर्णांश का जो वैल्यू होती है वो इस प्रकार से होती है कि पूर्णांश जिन संख्याओं का मान 1 या 1 से अधिक है, जिन संख्याओं का मान 1 या 1 से अधिक है, दशमलव के बाईं ओर की संख्या के अंकों को गिनते हैं, उनका पूर्णांश धनात्मक तथा संख्या के अंकों से 1 कम होता है। ठीक है बच्चों, देन फिर जैसे कि इसके अंतर्गत जो वैल्यूज दी गई है हमारे पास में, कि इसमें पूर्णांश की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से है कि देख पा रहे हो आप लोग कि जिन संख्याओं का मान 1 या 1 से अधिक होता है, दशमलव के बाईं ओर की संख्या के अंकों को गिनते हैं, दशमलव के बाईं ओर की संख्या। जैसे कि माना है कि यहाँ पर 1.268 जो वैल्यूज हमारे पास में दी गई है, तो यहाँ पर जो लघुगणक संख्या हो जाएगी 3, पूर्णांश की जो संख्या हो जाएगी 3। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा कि अपूर्णांश। जब हमने एक बार पूर्णांश निकाल लिए तो हमारे सभी संख्या डिजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
इज इक्वल टू 2.718 के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यदि बेस ई है तो log इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 10, और log ई बेस एम की अगर हमारे पास में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो log ई बेस एम के अगर हमारे पास में कहीं पे भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका यूज आ जाए या फिर ये मान आ जाए न्यूमेरिकल पोर्शन के अंतर्गत, तो हमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है 2.3026 log 10 बेस एम के रूप में। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारे पास में लॉगरिथम की परिभाषा और उनके डेफिनेशन के बारे में, और ये हो गया हमारे पास में कुछ फॉर्मूले। अगर लॉगरिथम का जो फॉर्मूला है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा तो फिर जो आंसर आ जाएगा आरएचएस के रूप में हो जाएगा, एडिंग के रूप में। अगर डिवाइडेशन में तो सब्सट्रैक्शन रूप में आ जाएगा, और देन फिर पावर के रूप में यहाँ पर जो बताया गया है वो इस फॉर्म में होगा। अब एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप लोगों को ये चीज कहीं पे भी डाउट या फिर कॉन्सेप्ट जो प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके अंदर आप लोग जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतने ज्यादा आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। लॉगरिथम, डेरिवेशन, डेफिनेशन एंड जो आपके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो सारे डिफरेंशिएट फॉर्मूलाज, उनके जो न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व करेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस चैनल को डेगन ऑनलाइन स्टडी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर इसके अंदर बहुत कम आ रहे लगता है। आप लोगों का मेरे प्रति कुछ जो प्रेम है, गुरु और शिष्य के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम काफी कम होने लगे है, तो ध्यान रखें थोड़ा, और चीजों को अच्छे से एंजॉय करें। ज्यादा हार्ड है नहीं, बस सिंपल सी कुछ बुक्स है, कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वो चीजें, इन चीजों का कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन होगा तभी आप लोग चीजें देख सकोगे, अच्छे से समझ सकोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप लोग अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है बच्चों, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।